कवर स्टोरी में आज बात होगी विशेष सत्र की, जिस पर कुछ दिनों पहले तक दुविधा सर्वत्र थी, लेकिन अब इस पर स्पष्टीकरण आ चुका है। साफ तौर पर इस सत्र में क्या होगा ये अब स्थिति साफ है। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र है। संसद के विशेष सत्र में एजेंडा क्या होगा, सरकार ने इसका खुलासा कर दिया है। विशेष सत्र के दौरान संसद में 4 विधेयकों पर चर्चा होनी है। इनमें एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल और पोस्ट ऑफिस बिल के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति विधेयक वाला विधेयक भी पेश किया जाएगा। लेकिन इन तमाम विधेयकों में से सबसे ज्यादा चर्चा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े हुए विधेयक की है। अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन नए विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने की बात कही गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति की ओर से की जाएगी। विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री इस समिति के प्रमुख होंगे और समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सदन में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष माना जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री वाला जो पैनल है उसको अधिकार होगा कि वो उन नामों पर भी विचार कर पाए जिनका चयन कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली खोज समिति ने नहीं किया हो। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में जो खोज समिति होगी उन्हीं नामों पर बात हो, दूसरे नामों पर भी विचार किया जा सकता है। संसद में हाल ही में पेश एक विधेयक में ये बात कही गई है और खोज समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे, ये बात भी इसमें थी। इसमें 2 अन्य सदस्य भी होंगे जो सचिव स्तर के नीचे के नहीं होंगे और उन्हें चुनाव से जुड़े विषयों का ज्ञान और अनुभव होना अनिवार्य होगा। ये खोज समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार के लिए 5 नामों को देगी, उनको सूचीबद्ध करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति उन लोगों में से होगी जो भारत सरकार में सचिव स्तरीय पद या फिर समान रैंक पद पर हो। अब जरा ये समझ लीजिए कि बिल पर विपक्ष का विरोध क्यों है। दरअसल अब तक चयन समिति में देश के चीफ जस्टिस भी होते थे, लेकिन नए बिल के पास अगर हो जाए ये और कानून बन जाए तो इसके बाद कमेटी में मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। इसे ही लेकर मुख्य विवाद है, इसी बात पर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह चुनाव निकाय को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। नियुक्त होने वाले निर्वाचन आयुक्त बीजेपी के प्रति वफादार होंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में धांधली की दिशा में यह स्पष्ट कदम है। कुछ इसी तरह के विरोध के इस पर दूसरी पार्टियों ने भी उठाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ये विधेयक क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करेगा। वो भी तब इसके जो पक्ष में जो दलीलें दी जाती हैं वो ये दी जाती हैं कि ये जो पूरा का पूरा जजमेंट रहा है, इससे पहले जो इंटरिम जो जजमेंट आया था, ये सरकार कह रही है कि हमने तो कोर्ट के कहने पर ही ये सब किया है। और जो कोर्ट का जो पिछला जो फैसला था वो आज नहीं तो कल, जो एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर था वो आज नहीं तो कल रिप्लेस होना था पार्लियामेंट्री लॉ से। और अगर वो रिप्लेस हो रहा है पार्लियामेंट्री लॉ से तो फिर विपक्ष को किस प्रकार की दिक्कत। तो इस तरह के दोनों विचार हैं दोनों पक्षों के। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अश्विनी दुबे साहब जुड़ चुके हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं संसद सत्र की चर्चा बाद में करूंगा कि उसमें और क्या क्या एजेंडा में बिल हैं और किस तरह के हैं, लेकिन पहले ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विवाद, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री टेक ओवर करना चाहते हैं सीईसी की नियुक्ति को, इस आलोचना में, आरोपों में कितना दम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई में जो बेंच थी उसने 2 मार्च को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक हाई पावर कमेटी जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होंगे
उनके मनोनयन, उनके निर्वाचन के लिए बैठेगी। और इसमें यह भी था कि टिल द टाइम पार्लियामेंट मेक्स लॉ, माने एक चीज़ उसमें क्लियर थी कि जब तक पार्लियामेंट कोई कॉन्क्रीट ठोस कानून नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की जो जजमेंट है उसके लाइट में ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। 2018 का मामला जो संविधान बेंच के पास आया था। अब दूसरा आता है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कानून बनाने का पार्लियामेंट का। ये बात सर्वविदित है कि पार्लियामेंट किसी भी इशू को, किसी भी विषय पर लेजिस्लेट कर सकती है, किसी भी कानून, चाहे वो अगर कोर्टों का फैसला होता है तब भी, नहीं होता है तब भी। तो इसको इस लाइट में तो प्रदीप जी नहीं देखना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नहीं हुआ, बल्कि सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कॉन्ट्रेरी हुआ। दूसरा देखिए, हमारे यहाँ की एक व्यवस्था पहले भी रही है। पहले की व्यवस्था में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का निर्वाचन होता था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए एक बिल बना, एक जो है कमेटी वो बना दिया कि तीनों कमेटी जो है उसमें सजेस्ट करेगी। अब अगर पार्लियामेंट इसमें कानून बना करके कैबिनेट के किसी मंत्री को या किसी और को सजेस्ट करती है कि ये जो है जो सर्च कमेटी, जैसा आपने कहा कि जो सर्च कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी के जो नाम सुझाएगी, तो इन तीनों में से अगर ये कानून पारित हो जाता है, वो जो बहुमत के हिसाब से जिसका निर्वाचन होगा, जो आएगा वो बनेगा। तो इसमें कहीं पर कोई गुरेज, कोई परहेज, किसी प्रकार की लीगली कमी नहीं है, लैक्यूना नहीं है। तो ये एक कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया अश्विनी जी, लीगली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, लेकिन जो आलोचना इस कदम की जा रही है वो थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आलोक पे भी की जा रही है। लीगली तो ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ये स्पिरिट ऑफ द जजमेंट था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के का भी एक स्पिरिट इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिसमें यह कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाते वक्त कि इलेक्शन मशीनरी जो है वो आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। अब इसमें अगर सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा तो फिर वो स्पिरिट का क्या होगा सर? देखिए, बिल्कुल देखिए, संविधान सभा में जब बहस चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी के लिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे विद्वान सदस्यगण थे, उन्होंने एक बात कही कि चुनाव आयोग की नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका को विशेष रूप से जो है फैसला लेने देने का इरादा नहीं होना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आप जैसे सीवीसी के अपॉइंटमेंट में आ जाइए, आप इसके पहले सीबीआई का जो अपॉइंटमेंट हुआ था, सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात आती है, उसमें अल्टीमेटली 3 मेंबर कमेटी ही डिसीजन लेगी। अब वो 3 मेंबर कमेटी अगर लेजिस्लेट होकर के कानून बना करके ये कह दिया जाता है कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर के एक जो है कैबिनेट मिनिस्टर होंगे या प्राइम मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करेंगे वो होंगे, तो ये कानून हो गया। अब उसकी आर्बिट्रीनेस पर अगर बात आती है, मान लीजिए कि कोई कानून पार्लियामेंट में पास हो जाता है और वो जो है जो संविधान की मूल भावना, संविधान का मूल रूप है, उसके कॉन्ट्रेरी है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का। यह भी हमारे देश के संविधान की एक ब्यूटी है कि अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है, जैसा आप संविधान सभा की बड़ी अच्छी बात आपने कहा, संविधान सभा के जब बहस चल रही थी उस समय जो बात आई और उसके आलोक में नहीं है, तो निश्चित तौर पर जुडिशियल रिव्यू का एक कारण बनता है, क्योंकि 5 जजेस बेंच की जजमेंट ने सिर्फ इन द मीन टाइम, आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड किया, इंटरिम, इन द मीन टाइम एक व्यवस्था दी थी, और उस व्यवस्था को बाद में लगता है कि पार्लियामेंट ने उस व्यवस्था को भी नहीं माना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बेसिस नहीं मानी, और जो संविधान का बेसिक ऑब्जेक्ट है उसके खिलाफ कानून बनाया। तो जुडिशियल रिव्यू का तो हमेशा से राइट खुला है। बिल्कुल अश्विनी जी, और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिप्लेस हो जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर से, ऐसा प्रतीत नहीं होता है इस पर अगर आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि जो भी अरेंजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाया गया था वो इंटरिम था, जिसकी चर्चा अश्विनी जी भी कर रहे हैं। लेकिन अश्विनी जी, इस पे एक और आलोचना आती है, और आलोचना ये आती है कि भाई अंपायर जो है वो टीम कैप्टन का सबऑर्डिनेट कैसे हो सकता है? कैसे आप ये तय कर सकते हैं कि हमारे द्वारा निर्धारित व्यक्ति जो है वो
एकदम निष्पक्ष रहेगा, तो कैनॉट हैव अंपायर सबऑर्डिनेट टू द टीम कैप्टन, ये एक और आलोचना आती है इस पूरी व्यवस्था में। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रदीप भाई, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में बात करते हैं। 3 ऑर्गन्स हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव का रोल कैसा है? आपने बहुत ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी, जिसमें चुनाव से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव रखने का जिसको अनुभव होगा, और सचिव के पद से नीचे के 2 अन्य सदस्य शामिल हो गए, लेकिन वो पैनल तैयार होगा। जैसे सर्च कमेटी वो जो जिसका भी नाम सजेस्ट करेगी उसका ओवरऑल टेन्योर कैसा रहा है, वो टेन्योर जब देखा जाएगा तो। लेकिन अब इसी में पेच फंसता है। अगर मान लीजिए सर्च कमेटी में नाम कुछ, जैसा आपने कहा कि जो अंपायर में जो मेन मास्टर हैं उनके कहने पर नाम आ रहा है, तो वहां पर फिर जुडिशियल रिव्यू का एक कारण खुलता है कि साहब ये 4 नामों में से देखिए एक व्यक्ति का नाम तो बिल्कुल उसके थ्रू आउट करियर में देखिए टेंटेड है। क्योंकि ये बात प्रदीप भाई मानना पड़ेगा कि हमारे देश की व्यवस्था में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्पेशल उनको इम्यूनिटी होती है। तो जो स्पेशल इम्यूनिटी होती है उनको ऐसे हटाया भी नहीं जा सकता है। उनके इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस अगर फॉलो तो कोई दिक्कत है। और कहीं अगर दिक्कत है तो हमारे देश की न्यायपालिका इतनी सशक्त है कि वो निर्णय ले सकती है। जैसा हमने ईडी के डायरेक्टर के केस में भी देखा, हमने तमाम केसेस में लगातार हम देखते आ रहे हैं। हमने केशवानंद भारती की 13 जजेस बेंच की, जो आज भी प्रासंगिक है, जिसमें ट्रू लेटर स्पिरिट में संविधान की सर्वोच्चता को सर्वोपरि माना गया है, और आज भी वो चलता है। सुप्रीम कोर्ट बहस अभी अब 370 की एब्रोगेशन में देखिए तमाम कितनी बातें हुई। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब असेंबल हुआ तब तक 124 पेपर देखिए। इसमें एक आर्गुमेंट में पढ़ रहा था अश्विनी जी, इसमें आर्गुमेंट में पढ़ रहा था, इसमें ये आर्गुमेंट ये आ रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि हाईएस्ट सिविल सर्वेंट इन द कंट्री है, बट वो डायरेक्टली अंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि उनको तो स्टेटस ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देना है उनको। तो एक रिडक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। ये कह रहे हैं कि यहां पर लग रहा है कि आप एक अंपायर टीम कैप्टन का सबऑर्डिनेट कैसे बना सकते हैं। ये आर्गुमेंट मेरे ख्याल से कैबिनेट सेक्रेटरी और उसकी सीसी की नियुक्ति में जो भूमिका है उसके संदर्भ में दिया जा रहा है। प्रदीप जी, बिल्कुल देखिए, आपका प्रश्न जायज भी है, लॉजिकल भी है, संवैधानिक रूप से भी सही है, तर्कसंगत भी है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो सर्च कमेटी में नाम आएंगे, उन नामों में माने एक जो फर्स्ट क्राइटेरिया होगी वो डिसाइडेड होगी कि कौन व्यक्ति, कौन अभ्यर्थी इस बात के लिए एंटाइटल होगा कि वो उसका नाम पैनल में आए। क्योंकि पहले पैनल बनेगा और पैनल के क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी का सिर्फ और सिर्फ रोल है नामों को समझने का, उसकी स्क्रूटनी करने का, और उस स्क्रूटनी में जो बेस्ट होंगे वो नाम एज इट इज। नियुक्ति का अधिकार तो है ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि उसी तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री का काम होता है। जैसे आपके चैनल में आपके पीछे कितने लोग काम करते हैं क्योंकि आप उसके चेहरा हैं, वो सारे लोगों की जो बातें हैं, लेकिन वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आप उनको रिप्लेस। इसी तरह कैबिनेट सेक्रेटरी जब सर्च कमेटी बनेगी तो सर्च कमेटी उस पैनल के नामों, उसके गुण दोष दोनों पर चर्चा करके, क्योंकि अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं दे रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को, सिर्फ नाम दे रहे हैं कि आप उसके गुण और दोषों को देखकर उनकी जो अब तक का करियर रहा है, उस करियर में कितने अच्छे डिसीजन लिए और क्या वो जो संविधान है, संविधान के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनने के लायक है, वो नाम रखेंगे। उसके बाद जो कमेटी होगी सर्वसम्मति से वो डिसाइड करेगी 2/3 से, 2/3 से, अच्छा, 3 में से यानी 2 में से। हाँ जी, इसमें एक आखिरी मेरा जो सवाल है आपसे, इसमें एक आर्गुमेंट और आया है कि इसमें दीपक भाई जी जी जी, जी। तो इस पे बिल में जो बात कही गई है कि सिलेक्शन फ्रॉम द सेक्रेटरीज विद इलेक्शन एक्सपीरियंस, ये बात उभर कर सामने आ रही है। और फिर एक इंप्रेशन ये आ रहा है इसमें कि एक सर्टन सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी से ही आपको चुनना है, सीईसी को। तो ये कई जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, जो आलोचनात्मक पक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि आप उस सिलेक्शन प्रोसीजर को फिर एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन देखिए दीपक भाई,
इलेक्शन प्रोसेस जैसे स्टेट्स में आप देखिए कि स्टेट्स में जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो इलेक्शन का उनका एक बृहद अनुभव होता है। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनका इलेक्शन करवाने का एक बृहद अनुभव होता है। तो ऐसा तो कहीं है नहीं कि ये कह दिया कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली जो कमेटी है उसमें सारे के सारे सर्विंग लोग होंगे, उसमें सब जो बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर्स रहे होंगे, बेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे होंगे, उनमें से लेने के बाद करेंगे। ये तो खैर हालांकि जब बिल पास हो जाएगा उसके बाद जब देखेंगे कि उसमें क्या होता है। लेकिन फिर एक बड़ी शिद्दत के साथ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जरा सा भी अगर उसमें अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता की कमी आई तो हमारे देश की न्यायपालिका बहुत सशक्त है जो किसी भी समय उसमें डिसीजन ले सकती है, और समय समय पर हमने देखा और हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हम दोनों पक्ष अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आखिरी पक्ष जो मैं सिर्फ यहाँ पर एक मेंशन के तौर पर करना चाहूँगा, वो ये भी एक तर्क आता है कि भाई डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की नियुक्ति में तो सीजीआई होते हैं मेंबर, तो फिर आप या तो फिर मान लीजिए कि इंडिपेंडेंस उस मामले में है, तो फिर क्यों आरोप लगाए जाते हैं कि साहब सीबीआई जो है वो खेल रही है सरकार के हाथों में, और इस तरह की बातें। देखिए, दोनों तरफ के हैं। अब तो ये जो विशेष सत्र है यही बताएगा कि इस मामले पर क्या आगे होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहमतियों और असहमतियों के बीच में देश के उन्नति प्रगति का रास्ता निकाला जाता है, और यही है रीति नीति। क्या होगा इस पर आगे, वो विशेष सत्र में पता चलेगा। हमारा काम था इसके दोनों पक्षों को एक विश्लेषण के रूप में आप तक पहुंचाना, और इसके लिए अश्विनी जी आपने हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए।